व्यवहार को क्या किया जाता है? पुनः प्रस्तुत किया जाता है, पुनः प्रस्तुत किया जाता है। क्लियर? और फिर लिखे प्रोत्साहन, इंसेंटिव्स, इसमें लिखो व्यवहार की पुनः प्रस्तुति पश्चात प्राप्त प्रतिपुष्टि सकारात्मक हो। प्राप्त प्रतिपुष्टि क्या हो? सकारात्मक हो। तो यह सकारात्मक प्रतिपुष्टि ही यह सकारात्मक प्रतिपुष्टि ही क्या है? प्रोत्साहन या अभिप्रेरणा है। प्रोत्साहन या क्या है? अभिप्रेरणा है। क्लियर? अब लिखो सामाजिक अधिगम सिद्धांत का महत्व है। सामाजिक अधिगम सिद्धांत का महत्व है। बालक के चारित्रिक गुणों के विकास हेतु बालक के चारित्रिक गुणों के विकास हेतु ठीक है, सामाजिक अधिगम सिद्धांत सबसे महत्वपूर्ण है। फिर लिखो बालक के सामाजिक विकास हेतु बालक के क्या? सामाजिक विकास हेतु वह संवेगात्मक विकास हेतु संवेगात्मक विकास हेतु ठीक है, सामाजिक अधिगम सिद्धांत महत्वपूर्ण है। ओके, फिर लिखेंगे नोट डाल के लिखो अल्बर्ट बंडूरा ने अपना सिद्धांत अल्बर्ट बंडूरा ने अपना सिद्धांत 1977 में दिया। एक बार हल में आना पीछे, हल के सिद्धांत पर आओ। हल करवाया था ना कल। प्रिंसिपल ऑफ बिहेवियर बुक लिखवाइए आपको। 1943 करो इसको। तैयालीस 30 नहीं 43 1943 1915 में सिद्धांत दे दिया था, ठीक है। 1917 में संशोधन किया, ओके। उसके बाद में 30 का संशोधन ही था। फिर 1915 से लेकर 1942 तक के रिसर्च को प्रिंसिपल ऑफ बिहेवियर में लिखा और 1943 में बुक प्रकाशित की थी पहली, प्रिंसिपल ऑफ बिहेवियर। है कहाँ पे? हाँ यही तो बताया ना, और क्या 30 की जगह 43 करना है।
हाँ, संशोधन सिद्धांत में हुआ था, बुक 43 में लिखी गई, और फिर 1951 में हुआ, और 51, हाँ 51 में फिर हाँ एसेंशियल एलिमेंट ऑफ साइकोलॉजी बिहेवियर है ना, ये बुक लिखी गई थी 1951 में। ये कल संशोधन कैसे हुआ, मेरे पास सारी किताबें हैं, तो कल देखा तो एक ने 30 लिख रखा था, और एक्चुअल में मेरी बुक का काम चल रहा है, तो कल हम रात को 2-2:30 बजे तक फैक्ट चेक कर रहे थे कि वो कोई फैक्ट गलत नहीं चला जाए, तब ये सारा मामला समझ में आया। फिर मैंने वहीं पर माइंड में नोट डाउन किया था कि इसको कल करेक्ट करवाना है। दक्ष, हम रात को मतलब 2 घंटे लगाते हैं फैक्ट चेक करने में, नेट से सारी किताबें डाउनलोड करके। उसको हो गया, ये हो गया आपका सामाजिक अधिगम सिद्धांत। उसके बाद में क्या, वो तो रहने दो, वो फिर संशोधन तो सिद्धांत में हुआ था, किताब का नहीं हुआ था। हाँ अब बोलो मैडम। अच्छा ठीक है, अब आओ आप गेस्टाल्टवाद में। गेस्टाल्ट सिद्धांत इस संज्ञानवाद का दूसरा सिद्धांत होगा, ठीक है। गेस्टाल्ट जिन पियाजे को मैंने सुना है उसको विकासात्मक मनोविज्ञान का जनक मानते हैं, तो पियाजे विकासवाद का सिद्धांत है, ना कि अधिगम का। संज्ञानवाद में विकासवाद का सिद्धांत है, अधिगम सिद्धांत नहीं है। विकासवाद का जनक किसको कहते हैं? पियाजे को। संक्रिया विकासवाद का पियाजे को, चिंतन विकासवाद का, नैतिक विकासवाद का पियाजे को, संज्ञान विकासवाद का पियाजे को। तो संज्ञान मनोविज्ञान का जनक किसको कहते हैं? संज्ञान मनोविज्ञान का जनक यूरिलिक नाइसर गुस्ताव। बहुत सीमित दायरे में आपने पढ़ा है। गेस्टाल्ट शब्द का अर्थ होता है, एज ए होल, समग्र रूप से या पूर्ण रूप से। ठीक है, एज ए होल, बड़ा, संपूर्ण आकार भी कह सकते हो। क्या कह सकते हो? संपूर्ण आकार। ठीक है। गेस्टाल्ट शब्द कौन सी भाषा का है? जर्मन भाषा। क्लियर है? गेस्टाल्ट शब्द की उत्पत्ति या जर्मन भाषा में जो बताई गई थी वो किसने बताई? एहरेनफिल्स। किसने बताई थी? एहरेनफिल्स। और ये भाई साहब हैं कौन? मैक्स वर्दाइमर के टीचर। ठीक है।
और इन्होंने पहली बार बताया था ए होल इज ग्रेटर देन सम ऑफ इट्स पार्ट्स। समग्र इकाइयों के योग से बड़ा होता है। ये है गेस्टाल्ट शब्द का अर्थ। क्लियर है? समग्र छोटी छोटी इकाइयों के योग से क्या होता है? ज़्यादा होता है, बड़ा होता है। इसको ध्यान रखें आप। एज ए होल, और एज ए होल का मीनिंग है इंग्लिश में क्या? एज ए होल, ए समग्र, इज ग्रेटर देन, बड़ा होता है, सम योग, ऑफ इट्स पार्ट्स, समग्र इकाइयों के योग से क्या होता है? बड़ा होता है। इसको ध्यान रखना आपको, ठीक है? और ये कंट्रीब्यूशन किसका है? एहरेनफील्ड का। उसके बाद में 1912 में, अब आपको क्रोनोलॉजी को समझना है। एक तरफ अमेरिका में वाटसन है 1912 में, व्यवहारवाद को बता रहा है। और क्योंकि अमेरिका और जर्मनी उस समय दो ध्रुव हैं, एक जर्मनी से प्रभावित विश्व है और एक किससे है? अमेरिका से। नहीं समझे? तो वर्ल्ड वार किन के बीच हो रहा था? ये समय देखो आप। तो जैसे ही एक रिसर्च कौन डालता है? अमेरिका। तो उसी के सापेक्ष दूसरा रिसर्च किससे आता है? जर्मनी से। तो जैसे ही व्यवहारवाद का बोलबाला आया ना, तो जर्मन्स ने क्या कर दिया? गेस्टाल्टवाद को विस्तार से बता दिया। ठीक है? और इसकी भी उत्पत्ति क्या थी? सेना का आधार था कि जब जंगल की परिस्थितियों में ऑपरेशन वार जोन में छोड़ा जाता है तो सैनिक सही ढंग से निर्णय नहीं ले पाते हैं। तो पता चला कि वो पूरी परिस्थितियों को ध्यान से देखते ही नहीं है। अगर वो पूरे क्षेत्र को ढंग से समग्र रूप से देखेंगे तो कहीं ना कहीं उन्हें क्या मिल जाएगा? समाधान मिल ही जाएगा। इस समय 1912 में मैक्स वर्दीमर, कौन? मैक्स वर्दीमर आते हैं और ये जर्मनी के बर्लिन विश्वविद्यालय में सम्मोहन क्रियाओं पर अध्ययन कर रहे थे। ठीक है? और 1912 में मैक्स वर्दीमर ने एक थ्योरी दी जिसका नाम है क्या नाम है? फोटो फ्राई फेनोमिना। क्या नाम है? फोटो फ्राई फेनोमिना। और इसी थ्योरी से आगे चलकर समग्रवाद निकलेगा। क्लियर? क्या है वो? ये मान लीजिए किसी का फेस है, मुझे ऐसा ही आता है, यही आता है रे डायग्राम। ओके? और इस फेस को मैंने यूं कट कर दिया, 1 2 3 4 और 5 और ये 6 टुकड़ों में कर दिया। ये हो गए इट्स पार्ट्स। क्लियर है? अगर मैं आपको इस पिक्चर को इतना जूम कर दूं, एक तुम गेम खेल चुके हो मोबाइल में ना,
अगर तुम इसको इतना जूम कर दो कि केवल आपको क्या दिखाई दे, एक ही पार्ट दिखाई दे, तो आप क्या बता सकते हो ये क्या चीज है? नहीं बता सकते। लेकिन जैसे इसको जूम आउट करें और धीरे धीरे सारे पार्ट्स क्या हो जाएं, एक साथ जुड़ जाएं, तब इस आकृति का आप अर्थ लगा सकते हो, नहीं लगा सकते ये क्या है? यस और नो? आप अपने मोबाइल में किसी भी फोटो को उसके पिक्सल्स में बहुत ज्यादा जूम कर दो, करके देख सकते हो। अभी अपनी कोई भी फोटो है, उस फोटो को बहुत सारा जूम कर दो, उसका अब आपको एक कलर युक्त कलर दिखेगा सिर्फ, आप उससे पहचान लोगे ये किसकी फोटो है? नहीं। लेकिन जैसे ही वो आकृति समग्र रूप से आएगी सामने, तब आप पहचान लोगे कि नहीं पहचान लोगे ये किसका फोटो है? पहचान लोगे ना? तो ये क्या कर रहा था, रिसर्च करने के दौरान बताता है कि जब हम किसी भी आकृति के इकाई खंड को देखते हैं, तो इकाई खंड के बोध मतलब सेंस के आधार पर ये पता करना मुश्किल है कि वह आकृति किसकी है। लेकिन उस आकृति के इकाइयों का योग कर दिया जाए, मतलब क्या कर दिया जाए, समग्र कर दिया जाए, उनको संपूर्ण आकृतियों को जोड़ दिया जाए और फिर उनको समग्र रूप से देखा जाए। अब पहले तो मैंने इसको क्या किया, यूं देख रहा था मैं, है ना, मतलब यही तो बता सकता हूँ ऐसे ही। तो मैं इसको एक आंख से यूं देख रहा था, फिर धीरे धीरे मैंने अपने आप को क्या किया, पीछे किया। तो पहले तो ये दिखी, फिर ये दिखा, ये सारा आएगा कि नहीं आएगा, और मैं उन एक एक टुकड़ों को आपस में जोड़ दूंगा कि नहीं जोड़ दूंगा, जोड़ दूंगा ना। तो उसने कहा कि किसी भी आकृति के इकाई खंड के आधार पर, किसके आधार पर, इकाई खंड के आधार पर आकृति का पता करना मुश्किल है। पता करना क्या है, मुश्किल है। लेकिन यदि आकृति के इकाई खंडों को, क्या, आकृति के किसके इकाई खंडों का क्या कर दिया जाए, समग्र कर दिया जाए, क्या कर दिया जाए, समग्र कर दिया जाए, तो उस समग्र रूप के आधार पर आकृति को पहचाना जा सकता है कि नहीं पहचाना जा सकता है ना। इसको कहा उन्होंने फोटो फ्राई फेनोमिना थ्योरी। समझ में आ गई बात? ठीक है। अब सब 1913 में बर्लिन विश्वविद्यालय में एक और एसोसिएट प्रोफेसर का पोस्ट क्रिएट होती है और वहां पर पहुंचते हैं मिस्टर वुल्फगैंग कोहलर, है ना, कोहलर डी वुल्फगैंग, ये पूरा नाम है उनका। तो कौन पहुंचते हैं, वुल्फगैंग कोहलर, वुल्फगैंग कोहलर। इनको तुरंत एक प्रोजेक्ट मिल जाता है जर्मन की सेना की तरफ से, ठीक है। और ये कहां जाते हैं, कैनेरी द्वीप जाते हैं। कैनेरी द्वीप कहाँ है, नॉर्थ कैरोलिना सी के पास में, ओके। और कैनेरी द्वीप पर जाकर एक स्थान है जिसका नाम है टेनेराइफ। क्या नाम है, टेनेराइफ। और टेनेराइफ नामक स्थान पर ये विभिन्न प्रकार के जंतुओं पर क्या करते हैं, रिसर्च करते हैं। और उनमें से सबसे इंपॉर्टेंट थे स्तनपाई। और स्तनपाइयों में कौन, सुल्तान। सुल्तान तो 5वें नंबर का बंदर था। उससे पहले 4 बंदरों पर और प्रयोग हो चुका था। वो थे ग्रांडे, चीका, रसूल
महसूल, और इन पे प्रयोग करके वो थक चुका था। उसके बाद में उसको कौन मिला? सुल्तान। सुल्तान सबसे ज़्यादा क्या था? इंटेलिजेंट था। पांचों बंदर। क्लियर? और अब 1913 से लेकर 1917 तक के रिसर्च को एक पुस्तक लिखता है कोहलर, द मेंटेलिटी ऑफ एपीज, 1917 में। और ये 1917 में लिखी गई थी। ये पुस्तक कौन सी भाषा में थी? जर्मन भाषा में है। ठीक है। 1920 में वुल्फगैंग कोहलर से फिलोसफर के अंदाज में आता है कई बार ना। दीपिका जी कौन है? आपके रिलेटिव आए, ऊपर मिल लो। आपको इन्फॉर्म था क्या? इन्फॉर्म था आपको आने वाले हैं? हाँ, ये पहले तय कर लिया करो भाई कि रिलेटिव यहाँ और तुम यहाँ नहीं हो। हमारे लिए बड़ी असहज स्थिति हो जाती है। कई बार ऐसे केस हो गए हैं। समझ रहे हो बात को क्या कर रहा हूँ मैं? कई बार ऐसे केस हुए हैं कि रिलेटिव तो पहुंच गया सीधा घर कोचिंग, आप हो ही नहीं। तब तक भी ठीक है मामला कि रिलेटिव रूम पर नहीं जाके आया है। अब वो पहले रूम पे चला गया फिर कोचिंग में आ गया तो दिक्कत है ज़्यादा। ठीक है, इसलिए अपने रूममेट को बता के आया करो कि रूम से आ जाए तो कोचिंग कहाँ है, कोचिंग कहाँ है तो रूम कहाँ है। हमारे लिए बड़ी असहज स्थिति हो गई थी। एक दो बार रिलेटिव बोला लाओ लड़की दो, वो सब कहाँ से दे बोला यही आई थी, वो यहाँ आती तो मिलती। ऐसी तो कोई लुप्त प्रजाति तो है नहीं कि नहीं मिलती। ठीक है ना, वल्नरेबल स्पीसीज तो हुई नहीं है ना लड़की जाति कि वो संकटग्रस्त है, खत्म होने वाले की कगार पर है, ऐसा तो कुछ है ही नहीं। तो बस अब आती तो दे देते, क्या दिक्कत थी? आई नहीं ना, दे कहाँ से, है ना। तो ये ऐसी असहज स्थिति से सामना न करना पड़े उसके लिए ना कांटेक्ट पूरा रखे घर वालों से, रोज सुबह बात किया करो। समझदार हो आप। तो भाई साहब अब 1920 में इन्होंने एक पुस्तक लिख दी जिसका नाम है गेस्टाल्ट साइकोलॉजी। क्या रख दी? गेस्टाल्ट साइकोलॉजी। और ये गेस्टाल्ट साइकोलॉजी में गेस्टाल्टवाद का विस्तृत रूप से क्या दिया गया? वर्णन दिया गया। यहीं से गेस्टाल्ट संप्रदाय की शुरुआत मानी जाती है। कब से? 1920 से। तो गेस्टाल्ट संप्रदाय की शुरुआत गेस्टाल्ट साइकोलॉजी नामक बुक लिखने के बाद मानी गई। ठीक है। उसके बाद में द मेंटेलिटी ऑफ एपीज का 1923 में क्या हुआ? अंग्रेजी में संशोधन हुआ। ठीक। अब तीसरा व्यक्ति आता है और वो सबसे खतरनाक है, वो है कर्ट कोफका। गेस्टाल्टवाद में सबसे ज्यादा जो कंट्रीब्यूशन है वो कोफका का है। ठीक है। यहां पर द मेंटेलिटी ऑफ एपीज में कोहलर की बात कर रहा हूं। कोहलर द मेंटेलिटी ऑफ एपीज में अंतर्दृष्टि सिद्धांत दे चुका है, इनसाइट थ्योरी दे चुका है। ठीक है। इनसाइट थ्योरी, अंतर्दृष्टि सिद्धांत, वो क्या होगा आगे समझेंगे। अब सब 1923 और फिर संशोधन 1925 और ये आ जाते हैं कब? 1921 में ही। पहले कौन आया? वर्धीमर। फिर कौन आया? कोहलर। ठीक है। और 1921 में आके ये एक पुस्तक लिखते हैं कर्ट कोफका,
क्या नाम है? KURTZ, है ना, कर्ज कोफका। ये पहली बात तो कोफा नहीं है ना, ये कोफका है, ठीक है। हम जैसे प्रोनाउंसिएशन करते हैं ना, कर्ज कोफा, है ना, वर्दीमर वर्दीमर कोहलर कोफा, है ना, कोफा नहीं है, कोफका है। और इन्होंने पुस्तक लिखी द ग्रोथ ऑफ माइंड, और इसमें बताया कि हमारे मस्तिष्क का विकास, उसमें उत्पन्न होने वाले इंसाइट, मतलब जो हमारी समस्या का समाधान होता है वो हमारे मस्तिष्क में उत्पन्न होने वाली अंतर्दृष्टि से होता है, और अंतर्दृष्टि हमारे ब्रेन का क्या करती है? डेवलपमेंट करती है। क्लियर? और फिर कर्ज कोफका 1935 में पुस्तक लिखते हैं द प्रिंसिपल ऑफ गेस्टाल्ट साइकोलॉजी, द प्रिंसिपल ऑफ गेस्टाल्ट साइकोलॉजी। और इस पुस्तक में गेस्टाल्टवाद को संपूर्ण विस्तारवादी तरीके से क्या किया गया? समझाया गया। हालांकि 1925 के आसपास थिंकिंग प्रोसेस नाम से पुस्तक कोहलर ने भी लिखी थी, है ना, जिसमें इनसाइट थ्योरी का उपयोग करने से संबंधित बातें बताई गई थी। थिंकिंग प्रोसेस एक बुक और थी, बहुत है इसमें से, अगर वो पूछेगा। ये दो इंपॉर्टेंट पुस्तकें तो आपको ध्यान रखनी है, एक तो गेस्टाल्ट साइकोलॉजी, ये तो कोहलर की है। द प्रिंसिपल ऑफ गेस्टाल्ट साइकोलॉजी कोफा की है, ठीक है। दूसरा द मेंटेलिटी ऑफ एपीज कोहलर ने लिखी है, और ग्रोथ ऑफ माइंड कोफका ने लिखी है। क्लियर? वन मानुष की मानसिकता, ये क्वेश्चन सीटेट में पूछा जा चुका है। वन मानुष की मानसिकता, एप्स को क्या बोलते हैं? वन मानुष, और मेंटेलिटी का मतलब मानसिकता, ठीक है। तो सब ये तो है आपका एक कंट्रीब्यूस कि किन्होंने कब क्या किया, है ना। इसके साथ साथ फिस्टिंगर भी हैं गेस्टाल्ट संप्रदाय में, इसके साथ साथ आपका कुर्ट लेविन भी आ जाएगा, है ना, जीन पियाजे भी आ जाएगा। इन सारों को भी किसके में मानते हैं? संज्ञानवादियों की श्रेणी में रखते हैं। लेकिन कुछ सिद्धांत हम विकासवाद में पढ़ते हैं, तो जहाँ विकास पढ़ेंगे उसमें हम पढ़ेंगे फ्राइड के बाद में जॉन एरिक एरिक्सन, और एरिक एरिक्सन के बाद में क्या आता है? जीन पियाजे। फिर जीन पियाजे के बाद में नैतिक विकासवाद, जीन पियाजे का, लॉरेंस कोलबर्ग का, और जेरोम ब्रूनर, ठीक है ना। यहाँ नहीं आएंगे वो, यहाँ आएगा रॉबर्ट गैने, यहाँ आएगा एडविन रे गुथरी, यहाँ आएगा एडवर्ड चैंसफील्ड टॉलमैन, कुर्ट लेविन और गेस्टाल्टवाद। ये अधिगम के संज्ञान सिद्धांत हैं, और वो विकास के संज्ञान सिद्धांत हैं। मतलब मुझे तो बड़ा ताज्जुब होता है, किताबों में लिखने वाले क्या कर देते हैं कि पढ़ा अधिगम रहे हैं, सिद्धांत विकास का करवा रहे हैं। साफ साफ ये भी लिखते हैं कि विकासवाद के जनक कौन है। थोड़ा सा तो यार अंतर कर लेना चाहिए ना। सेम लाइनों को रिपीट करते हैं, सारी किताबें रख लो आप गाइड है ना, हर तीसरी लाइन एक दूसरे के आपस में मिल जाएगी। लिखो लिखो गेस्टाल्ट शब्द का अर्थ है एज ए होल, एज ए
होल। ठीक है, एज ए होल या समग्र रूप से या समग्र आकार से। गेस्टाल्ट एक जर्मन शब्द है। देखो मैं अब मेरे से रहा नहीं जा रहा, पेट में दर्द हो रहा है ना, ऐसे नहीं, वैसे कोई बात बताने के लिए। ये कौन सा द्वीप है? कैनेरी, है ना। कैनेरी द्वीप कहाँ है? नॉर्थ कैरोलिना, स्पेन में। स्पेन के नीचे चलेंगे ना तो छोटा सा एक टापू दिखेगा, जैसे अंडमान निकोबार द्वीप में छोटा टापू दिखता है ना श्रीलंका के नीचे, ऐसे ही अमेरिका से नीचे जाएंगे नॉर्थ कैरोलिना, नॉर्थ कैरोलिना का जस्ट नीचे स्पेन, स्पेन के नीचे क्या आ जाएगा, एक छोटा सा टापू, वो कैनेरी द्वीप है। और कैनेरी द्वीप क्यों फेमस है? एक चिड़िया है जिसका नाम कैनेरी होता है, ठीक है। तो कैनेरियन पक्षी के नाम से वहां पर बहुतायत पाई जाती है चिड़िया की, इसलिए उसका नाम कैनेरी द्वीप है। और हमारे ही साथी पढ़ाने वालों ने कैनेरी द्वीप को जॉन एफ कैनेडी के नाम पे एयरपोर्ट का नाम दे दिया। और वो भी मैक्सिमम, मतलब जयपुर में सबसे ज्यादा विदुषी महिला कौन है, उन्होंने पढ़ाया है ऐसा। हद हो गई। मैं उन्हीं की कोचिंग में उन्हीं के बैच पढ़ा रहा था, बवाड़ मच गया था, क्या बात कर रहे हो गुरुजी, और तो जॉन एफ कैनेडी को राष्ट्रपति के नाम का आधार पर है द्वीप को नाम। वो बेटा गूगल तेरे पास भी खुद है, मेरे पास ही नहीं है, और लिख कैनेरी द्वीप, पता लग जाएगा, नॉर्थ कैरोलिना स्पेन का नीचे से टापू है। भाई सीधी सी बात है ना, अपने को हाथ कंगन को आरसी क्या भाई, अपने को कुछ करना ही नहीं है ना, आजकल तो सबसे बढ़िया साधन है ना, देख चेक कर ले। अब कुछ भक्त थे, अब भक्त नहीं अंधभक्त, तुरंत सर्च किया, मैं कुछ नहीं बोला, मैं उनके चेहरे की तरफ देख रहा था। हालांकि भक्त देख पक्के थे वो, उन्होंने कुछ नहीं बोला बाद में। वो क्यों, क्या हाल है, मन में कुछ गिड़गिड़ाहट हो रहा है, बोला हाँ गुरुजी, तो वो फिर क्यों बोल रहे थे? ऐसा थोड़ी होता है यार, नहीं आता हो तो पढ़ो। कोई कंप्लीट नहीं है, कोई नहीं है, सिर्फ आपको करना क्या है, पढ़ते रहना है। पढ़ोगे तो चीजें आएंगी कि नहीं आएंगी? अब मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, ये सारी चीजें आपने पहली बार पढ़ी है आपने, और सब साइकोलॉजी पढ़ चुके हो टोटल। तीन नामों को छोड़ दो, वर्दीमर, कॉलर और तुम्हारे अकॉर्डिंग कोफा, ठीक है। इन तीन नामों के अलावा इनमें से कोई भी एक ऐसी चीज बता दो जो तुमने पहले पढ़ी हो। सुल्तान है अच्छा, तो सुल्तान के भाई नहीं पढ़े ना, नहीं पढ़े ना। ये चीजें कहाँ से आती हैं? ऐसा तो है नहीं कि वो जो चीज हमने 4 लाइनें लिख रखी वही साइकोलॉजी है, साइकोलॉजी तो और भी होगी ना। और ऐसा भी नहीं है कि मैंने खुद लिख दिया ये नाम, सारे रेफरेंस चेक करो आप आराम से, स्वतंत्र आदमी है ना। पहले तो गूगल था नहीं, अब तो गूगल सबके हाथ में है, ठीक है। पढ़ना चाहिए, और जब सही रूप से कंपटीशन मिलता है ना, तब आदमी घबराहट में गलत डिसीजन लेता है। तो पता है क्यों नहीं डेवलप हो पाई साइकोलॉजी? उसका वजह था, जितना अपने को आता है अपने को उतना ही डिलीवर करना है, हर बैच में उसको कम करते जाना है। क्यों? क्योंकि खूब सारे बैच बनेंगे तो जितना जल्दी उतना पढ़ाए, और बैच से पैसे आ रहे हैं ना, बच्चा आपको भगवान मानने लगता है, क्योंकि सामने वाले को कुछ आ ही नहीं रहा है, तो जो कुछ दिया जा रहा है वही उसके लिए क्या है, सफिशिएंट है।
तो आर्ग्यूमेंट तो हुए ही नहीं ना मैटर पे। जबकि स्टडी का मतलब पता है क्या, क्लास में आर्ग्यूमेंट होना चाहिए, तर्क वितर्क पॉजिटिव, और एक सब्जेक्ट का लेवल भी होना चाहिए। तो भाई साहब कैनरी द्वीप स्पेन में है ना, अमेरिकी राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी के नाम पे नहीं है ये। हाँ भाई, अपने को जोन स्पेसिफाई करना है ना, कहाँ है वो। लिखो, कौन सी भाषा का शब्द है, जर्मन भाषा का शब्द है। उसके बाद लिखो, गेस्टाल्ट शब्द एहरेन फिल्स ने प्रतिपादित किया। अब इस पे भी आर्गुमेंट है। मैक्सिमम लोग क्या बताते हैं, वर्दीमर, सॉरी कोलर, है ना। कोलर का तो बहुत लेट आता है यार, कोलर का गुरु तो मैक्स वर्दीमर था। गेस्टाल्ट शब्द किसने दिया, एहरेन फिल्स ने दिया, जिसका अर्थ क्या लिखोगे, ए होल इज ग्रेटर देन, ए होल इज ग्रेटर देन सम ऑफ इट्स पार्ट्स। सम ऑफ इट्स पार्ट्स, हिंदी में लिखो, समग्र इकाइयों के योग से समग्र इकाइयों के योग से बड़ा होता है। इकाइयों के योग से क्या होता है, बड़ा होता है। ये अर्थ समझ में आ गया शब्द का, है ना। और खास बात ध्यान रखिए, गेस्टाल्ट शब्द का अंग्रेजी में भी यही अर्थ है और जर्मन भाषा में भी यही अर्थ है। ठीक है, गेस्टाल्ट एक ऐसा कॉमन वर्ड है जिसका अर्थ अंग्रेजी भाषा में भी गेस्टाल्ट है, गेस्टाल्ट अंग्रेजी में लिखोगे तो भी गेस्टाल्ट लिखा जाएगा, ओके। और किसमें, जर्मन में लिखोगे तो भी क्या लिखा जाएगा,